हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक ऑफ सेल इन वेरी इजी वे। सबसे पहले हम देखेंगे सेल का डायग्राम। वैसे तो रियल में सेल का डायग्राम ऐसा होता है, लेकिन बट ये बहुत मुश्किल होता है, तो अगर हम ये वाला भी कर लेंगे तो ये भी ठीक रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं इनके नाम। तो ये होते हैं सेल के पार्ट्स। सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियोलस एंड दिस स्टार शेप लाइक सेंट्रोसोम। दिस इज राइबोसोम। राइबोसोम एक तरह का लिक्विड भरा हुआ होता है पूरी सेल में। ये होते हैं गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज भी कह सकते हैं हम इन्हें। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये होते हैं लाइसोसोम, जिसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। यहाँ होता है साइटोप्लाज्म। ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होते हैं वैक्यूल्स। अगर हम कुछ भी कहीं पे भी बना देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल होता क्या है। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल, यानी कि मानव ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का, ऑर्गन सिस्टम का, और सिस्टम मिलाकर हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल सेल। स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, और लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी वैन ल्यू वॉन हुक ने। हमारा शरीर पूरा सेल से मिलकर ही बना होता है। अब हम जानेंगे कि स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट सेल ऑल ओवर स्पीशीज, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बॉडी की भी देखेंगे, और जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसमें स्मॉलेस्ट सेल होती है माइक्रोप्लाज्मा की, और बिगेस्ट होती है ओस्ट्रिक एग की। अब हम जानेंगे ह्यूमन बॉडीज़ में। ह्यूमन बॉडीज़ में स्मॉलेस्ट होती है स्पर्म की सेल मेल में, और फीमेल में होती है ओवम की लार्ज सेल। सेल का अब हम देखेंगे सेल का डिवीजन। सेल का डिवीजन सबसे फास्ट होता है लीवर में। अब हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ द सेल। सबसे पहले होता है सेल की आउटर लेयर। सेल की आउटर लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या सेल वॉल के नाम से भी जाना जाता है। सेल की सबसे बाहरी परत को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह प्रोटीन और वसा से बनी होती है। इसका कार्य आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है, यानी कि जो सेल की आउटर लेयर होती है उसी को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसका काम होता है इंटरनल जो जिसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि सेफ्टी प्रोवाइड करवाना। यह प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। सेल वॉल। सेल वॉल होती है केवल प्लांट्स में। यह सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और इसका काम भी सेफ्टी प्रोवाइड करना होता है। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। इसकी डिस्कवरी ऑल्टमैन ने की थी। अगर हम डिस्कवरी ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पावर कैसे जनरेट करता है, एनर्जी कैसे जनरेट करता है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर जाता है। वहाँ पे एक साइकिल होता है जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और क्रेब्स साइकिल की डिस्कवरी क्रेब्स नाम के एक विद्वान ने की थी। क्रेब्स साइकिल से होता है एटीपी का निर्माण, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि फिर होता है 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करती है, और एक ग्लूकोज से हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। अब हम देखेंगे गोल्गी अपरेटिस या गोल्गी बॉडीज़। यह सेल का एक भाग होता है। इसका मुख्य कार्य सेल में परिवहन करना है, यानी कि सेल का एक पार्ट होता है ये भी। इसका जो मेन वर्क होता है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये केवल इसका सेल में ये घूमती रहती है, इसका और कोई काम नहीं होता। अब हम देखते हैं वैक्यूल्स हमारे जैसा कि हमको पता है कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में 70% ऑफ द वाटर से मिलकर बनी है, और जो 70% वाटर है वो वैक्यूल्स में ही स्टोर होता है। इसके बाद देखेंगे हम सेंट्रोसोम। इसका मुख्य कार्य सेल डिवीजन करना है, यानी कि सेल को डिवाइड करना है। सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम लीवर सेल में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन लीवर में होता है, इसलिए लीवर में सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। सबसे कम ब्रेन में न्यूरॉन सेल में पाया जाता है। अब हम देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह सेल में आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। यह आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि एक रूम होता है, उसके अंदर कितने पिलर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ना रूम को, उसी तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को सपोर्ट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम देख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
अब हम देख रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, यह लिपिड का निर्माण करता है, यानी कि लिपिड होता है फैट का निर्माण करता है। इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि राइबोसोम होता क्या है। राइबोसोम होता है कि यह बना होता है प्रोटीन से, इसलिए हम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, यानी कि फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये होता है कि राइबोसोम को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, यानी कि 70 साइज़ 80 साइज़। 70 साइज़ वाले होते हैं प्रोकैरियोटिक और 80 साइज़ वाले होते हैं यूकैरियोटिक। अब हम देख रहे हैं सबसे मेन चीज़ जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। यह कोशिका के केंद्र में उपस्थित सबसे बड़ी संरचना है। यह सेल के सभी पार्ट्स को नियंत्रित करती है। इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कि ये सबसे मेन चीज़ होती है सेल की, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसमें 80% ऑफ द प्रोटीन और 10% डीएनए होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी पाया जाता है और क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अब हम देख रहे हैं लाइजोसोम्स, जो होता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि आत्मघाती थैली ऑफ द सेल। इसमें जल के एंजाइम पाए जाते हैं जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है, जो किसी सेल पर गिरने से उसे जला देते हैं, इसलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसमें कोशिकीय पाचक भी कहते हैं। इसके अंदर इसे सेल का एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि छोटी सी बात, आरबीसी में लाइजोसोम नहीं होता है। आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं पलीहा। स्प्लीन जो होता है हमारी बॉडी का ब्लड बैंक होता है। आरबीसी की एज होती है 100 to 120 डेज। अब हम देख रहे हैं प्रोटोप्लाज्मा। डिस्कवरी प्रोटोप्लाज्मा की डुज़ार्डिन ने की थी। इसका कोई कलर नहीं होता है, यानी कि कलरलेस होती है। इसमें 80% ऑफ द वाटर होता है। यह पूरे सेल में लिक्विड की तरह भरा होता है। अब हम देख रहे हैं प्रोटोप्लाज्मा की डिवीजन। प्रोटोप्लाज्मा सेल और न्यूक्लियस दोनों जगह होता है, यानी कि सेल में अलग होता है, न्यूक्लियस में अलग होता है। सेल के अंदर जो होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और न्यूक्लियस में जो होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब हम देख रहे हैं क्रोमोसोम, जिनको हम गुणसूत्र भी कह सकते हैं। यह न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। इसकी संख्या एक न्यूक्लियस में 46 होती है, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं। इसमें डीएनए, आरएनए और जीन्स होते हैं, यानी कि मेल में 44+2, यानी कि मेल में होते हैं XY क्रोमोसोम्स और फीमेल में होते हैं XX क्रोमोसोम्स। अब हम देख रहे हैं सीलिया एंड फ्लैगेला। सीलिया एंड फ्लैगेला का पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो होते हैं ये हमारे सीलिया एंड फ्लैगेला होते हैं, यानी कि हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीलिया एंड फ्लैगेला। यह केवल एनिमल सेल में होता है। इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के बाहरी भाग में उपस्थित होते हैं, जो किसी सेल को मोशन प्रदान करते हैं, यानी कि इन्हीं की वजह से सेल को मूवमेंट मिल सकती है, यानी कि सेल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यह फीडिंग का कार्य करते हैं। जो स्मॉल हेयर्स होते हैं उनको हम सीलिया कहते हैं और जो बिग हेयर्स होते हैं उनको हम फ्लैगेला कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।